नमस्कार। आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। परराष्ट्र संबंध का अर्थ है अपने राज्य का अन्य राज्यों के साथ संबंधों के स्वरूप का अध्ययन। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि राज्यों के आपसी संबंध किन नियमों पर आधारित हैं। आधुनिक भाषा में हम परराष्ट्र संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं विदेश नीति से संबंधित अध्ययन मान सकते हैं। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों के महत्व पर जोर दिया है। परराष्ट्र संबंध में हम सैद्धांतिक पक्ष को पहले लेते हैं। मनु ने सैद्धांतिक पक्ष में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति एवं उपाय तीन चीजों को सम्मिलित किया है। फर्स्ट नंबर पर हम अध्ययन करते हैं मंडल सिद्धांत। मनु ने राज्यों के आपसी संबंधों की दृष्टि से 4 प्रकार के राज्यों की कल्पना की है। इन चारों प्रकार के राज्यों को मिलाकर राज्य मंडल कहा जाता है और इसकी व्याख्या करने वाले सिद्धांत को मंडल सिद्धांत कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर मंडल सिद्धांत के अंतर्गत बल दिया जाता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजयगिसु राजा को राष्ट्रमंडल का केंद्र बिंदु माना है। विजयगिसु राजा वह होता है जो शक्तिशाली है और अन्य राज्यों को जीतकर अपने राज्य की सीमा एवं प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है। राजमंडल के अन्य राज्यों की गणना एवं वर्गीकरण विजयगिसु के संदर्भ में ही की गई है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर मित्र, सेकंड नंबर पर शत्रु, तृतीय उदासीन और चौथे नंबर पर मध्यम। शत्रु राज्य, जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो, मनु ने उन्हें शत्रु राज्य कहा है। मित्र राज्य शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मध्यम, मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु व मित्र दोनों की सीमाओं से मिलती हो मध्यम राज्य का नाम दिया है। उदासीन, इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य अर्थात एक प्रकार का तटस्थ राज्य जो विजयगिसु राज्य अथवा शत्रु राज्य के किसी भी विवाद में नहीं पड़ता उदासीन राज्य होता है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राजमंडल की सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजयगिसु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। तत्पश्चात मित्र, अरे मित्र, मित्र मित्र, अरे मित्र मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पार्षणिग्राह्य माना गया है। तत्पश्चात क्रमशः आक्रंद, पार्षणिग्राहसार एवं आक्रंदसार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रंद व आक्रंदसार मित्र प्रकृति के एवं पार्षणिग्राह्य व पार्षणिग्राहसार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार विजयगिसु राज्य की अग्र सीमा पर 5 राज्य और पीछे की सीमा पर 4 राज्य होते हैं। इसके अलावा मध्यम राज्य एवं उदासीन राज्य एवं स्वयं अध्ययन का केंद्र बिंदु विजयगिसु राज्य। इस प्रकार टोटल 12 राज्यों को मिलाकर एक राजमंडल की रचना होती है। इस राजमंडल और मंडल सिद्धांत को चित्र के माध्यम से भलीभांति समझा जा सकता है। प्रत्येक राज्य में राजा नामक एक मूल प्रकृति होती है तथा अमात्य, राष्ट्रपुर, कोष एवं दंड अर्थात सेना नामक 5 द्रव्य प्रकृतियां होती हैं। अर्थात 12 राजमंडल के सदस्य एवं 6 उनकी प्रकृतियां। इस प्रकार संपूर्ण राजमंडल में कुल 72 प्रकृतियां होती हैं।
मंडल सिद्धांत के अनुसार मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राजमंडल में शक्ति संतुलन को आघात पहुंचाने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में बढ़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना अपनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखें और युद्ध करें। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को कमजोर करें और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस न करें। नेक्स्ट है षड्गुण नीति। मंडल सिद्धांत के बाद षड्गुण नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति जो विवेक सम्मत विकल्प, नियम या मंत्र का विवेचन करती है, षड्गुण नीति कहलाती है। मनु ने इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया है: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थिति के अनुरूप किसी विकल्प का चयन करे। इसमें फर्स्ट नंबर पर अध्ययन करते हैं संधि। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु के अनुसार 2 प्रकार की संधि होती है। समान कर्मा संधि, जब 2 मित्र राष्ट्र परस्पर मिलकर एक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दोनों मिलकर एक साथ ही शत्रु राज्य पर यान या आक्रमण करेंगे तो उसे समान यान कर्मा संधि कहते हैं। दूसरा असमान यान कर्मा संधि, जब दोनों राजा परस्पर शत्रु राज्य हैं और परस्पर मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे तो इसे असमान यान कर्मा संधि कहा जाता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पर विग्रह। विग्रह संधि से विपरीत अवस्था है। यह शत्रु राज्य के प्रति स्पष्ट रूप से ऐसा उग्र राजनीतिक कलह या तनाव है जिसका अंत युद्ध में संभव है। अर्थात विग्रह एक प्रकार से युद्ध जैसी तनाव की स्थिति है लेकिन युद्ध नहीं होता है। मनु के अनुसार राजा को विग्रह की नीति तभी अपनानी चाहिए जब वह स्पष्ट रूप से अनुभव करे कि उसकी संपूर्ण प्रकृतियां अमात्य, राष्ट्र, पूर्व, कोष, दंड, मित्र तथा स्वयं भी श्रेष्ठ स्थिति में है। विग्रह के 2 प्रकार हैं। प्रथम विग्रह, जब राजा स्वयं अपने हित की रक्षा के लिए किसी शत्रु राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाता है। द्वितीय विग्रह, जब राजा अपने मित्र राज्य के उपकार को ध्यान में रखकर उसके शत्रु राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाता है तो इसे द्वितीय विग्रह कहा जाता है। थर्ड नंबर पर यान। यान का अर्थ राजा का सेना सहित किसी शत्रु राजा पर आक्रमण के लिए गमन करना, अर्थात विजय की इच्छा से या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राजा द्वारा दूसरे राज्य पर किए जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यान के 2 प्रकार बताए हैं मनु ने। प्रथम यान, समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। द्वितीय यान, यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और एक मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान कहा है। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो व शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। इस प्रकार यान में विग्रह में मात्र स्तर का भेद है। यान विग्रह से के कुछ आगे है। चौथे नंबर पर है आसन। शत्रु के प्रति उपेक्षा तटस्थता की नीति आसन कहलाती है।
राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर शत्रु की प्रतीक्षा करना आसन है। आसन के भी दो प्रकार हैं। प्रथम आसन सेना या कोष के क्षीण होने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। द्वितीय आसन मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। मनु ने राजा के लिए आसन को इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है, वह उस समय स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। नेक्स्ट है द्वैधीय भाव। जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं अन्य अर्थात दुर्ग में रहता हो तो यह नीति द्वैधीय भाव कहलाती है, अर्थात सेना का दो भागों में विभाजन। प्रथम द्वैधीय भाव सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन रखना प्रथम द्वैधीय भाव कहलाता है। सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैधीय भाव कहलाता है। मनु का द्वैधीय भाव कौटिल्य से भिन्न है, क्योंकि कौटिल्य के द्वैधीय भाव में संधि व विग्रह का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मनु का शासक को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो सेना को दो भागों में बांट लेना चाहिए। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करे, जबकि सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों की सहायता से शक्ति का संचय करे और बाकी सेना के साथ। संश्रय छठा नंबर का जो षड्गुण नीति है अर्थात आश्रय। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संश्रय कहलाता है। मनु के अनुसार यदि द्वैधीय भाव के माध्यम से राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो सके तो संश्रय का सहारा लेना चाहिए। परराष्ट्र नीति का नेक्स्ट सैद्धांतिक पक्ष है उपाय। दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु तो समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनुस्मृति में भी मनु ने 4 उपायों का उल्लेख किया है, साम दाम भेद दंड। मनु के अनुसार विजयगिसु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपायों से व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है साम। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना। द्वितीय नंबर पर है दान। प्रतिपक्षी को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है। थर्ड नंबर पर भेद। शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियां उसके मित्रों एवं सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने को मनु ने भेद का नाम दिया है। दंड। दंड से अभिप्राय शत्रु को शक्ति एवं युद्ध द्वारा अपने अधीन करना और उससे अपनी शर्तों को स्वीकार करवाना। मनु का मत है कि विजयगिसु राजा को पहले 3 उपायों को अपनाना चाहिए और उनके असफल होने पर ही दंड का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार आज हमने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष जिसमें मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय सम्मिलित है, इस पर अध्ययन किया है। मनु के परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन हम नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे।